हेलो बच्चों, मैं ब्रजमोहन आपका केवी क्लासेस पर स्वागत करता हूं। मैंने पिछले टर्म पर आप लोगों को ठोस अवस्था क्लास 12 के लिए चैप्टर स्टार्ट किया था और आज मैं पार्ट 2 क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इसके बारे में बात करता हूं कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं। और क्रिस्टलीय ठोस में ये बताया गया क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आणविक ठोस जिन्हें हम मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। इसके अलावा दूसरे आयनिक ठोस होते हैं जिनको हम आयनिक सॉलिड कहते हैं। तीसरे होते हैं सह संयोजी ठोस जिन्हें कोवेलेंट सॉलिड कहते हैं। और तीसरे होते हैं होते हैं धात्विक ठोस जिन्हें हम मेटालिक सॉलिड भी कहते हैं। इसके बाद में अब हम इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि आणविक ठोसों में कौन कौन से आणविक ठोस होते हैं जो आणविक ठोसों के अंतर्गत आते हैं और इसकी वैद्युत चालकता क्या होती है। इसके अलावा उनके मेल्टिंग पॉइंट किस प्रकार से डिसाइड किए जाते हैं, तो ये इसके बारे में हम बात करते हैं। तो मैंने अभी आप लोगों को बताए हुए थे कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार में सबसे पहला आता है आपका आणविक ठोस जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड। अच्छा, अब इसमें ये बताया गया कि जो आणविक ठोस होते हैं इनके बनाने वाले अवयवी कण क्या होते हैं। तो अवयवी कण ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो अध्रुवीय अणु होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इसके बाद में दूसरा आता है ध्रुवीय अणु होते हैं जिसको हम पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तीसरा आता है हाइड्रोजन बंद होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डेड अणु जो होते हैं हाइड्रोजन बंधित अणु, हाइड्रोजन बंध अणु। तो जो हाइड्रोजन बंध अणु होते हैं इनको भी अलग प्रकार से बताया गया है। तो कुल मिलाकर ये ध्यान रखेंगे कि आणविक ठोस को बनाने वाले जो अवयवी कण होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो अध्रुवीय अणु होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, दूसरे ध्रुवीय अणु होते हैं जिनको हम पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और तीसरे होते हैं हाइड्रोजन बंधित अणु होते हैं। अब इसमें सबसे पहले ये बताया गया जो अध्रुवीय अणु होते हैं, अध्रुवीय अणुओं के बीच में कौन सा आकर्षण बल कार्य करता है, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता है। तो सबसे पहले इसमें बताया गया प्रेरित द्विध्रुव बल जिसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। अच्छा, नॉन पोलर की अगर हम बात करें तो नॉन पोलर का मतलब होता है कि जिनके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है? शून्य होती है। हो सकता है डाइपोल मोमेंट आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। और फर्स्ट ईयर क्लास में जैसे सपोज दैट हम बात करते हैं CCl4। अच्छा, CCl4 में क्या होता है? जैसे ये Cl है, इधर ये C है, इधर Cl होगा, इधर Cl होगा, और ये क्या है? Cl। इसकी जो संरचना होगी वो सिमेट्रिकल होती है, सममित होती है। और जिनकी संरचना सिमेट्रिकल होती है उनका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। द्विध्रुव आघूर्ण इसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होती है। और जिन मॉलिक्यूल्स के डाइपोल मोमेंट की वैल्यू शून्य होती है उन्हें हम अध्रुवीय अणु कहते हैं। इसी प्रकार से एक और आ जाता है कि जैसे जो ध्रुवीय अणु होते हैं, ध्रुवीय अणुओं को हम कैसे जान पाएंगे? तो ध्रुवीय अणुओं में ये बताया गया कि जैसे हम HF की बात करें, H सिंगल बॉन्ड F जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी तरफ इसका तीर रहता है, सिर रहता है तीर का, और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ इस पर पॉजिटिव चार्ज लगाया जाता है। इसका मतलब ये होगा कि इसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं है, कैन नॉट बी 0। तो अध्रुवीय अणुओं में ये ध्यान रखेंगे जो आकर्षण बल जो लगता है वो प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल लगता है। और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसके अलावा आयोडीन, इसके अलावा सल्फर S8 के फॉर्म में रहता है और ऑक्टाटॉमिक फॉर्म में। फास्फोरस ये भी सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, टेट्राटॉमिक फॉर्म में रहता है। और अगर हम इनके वैद्युत चालकता की बात करें तो वैद्युत चालकता बहुत कम होती है। ठीक इसी प्रकार से इनका गलनांक भी बहुत कम होता है। इसके बाद में सेकंड जो आता है आपका पोलर अणु। अगर पोलर अणु होते हैं, इनके अध्रुवीय जो अवयवी अणु होते हैं, पोलर अणु होते हैं, ध्रुवीय अणु होते हैं, तो इनके बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल होता है वो द्विध्रुव आकर्षण बल होता है। और इनके एग्जाम्पल होते हैं HCl और SO2। अब ये कहें कि SO2 किस प्रकार से ध्रुवीय होगा, तो इसमें SO2 की अगर हम बात करें कि सल्फर डाइऑक्साइड कुछ इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है, बैंड शेप। कैसी होती है? बैंड शेप।
तो ऑक्सीजन इसमें कैसा होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये ऑक्सीजन कैसा होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस प्रकार से कुछ दिखाएंगे और यहाँ पर क्या रहेगा, लॉन पेयर। तो इसके भी डायपोल मोमेंट की वैल्यू अगर हम इसको दिखाएंगे तो इसका भी डायपोल मोमेंट कभी भी 0 नहीं होगा, ये भी ध्रुवीय अणु में आएगा। तो इसमें जो है ये इसमें ये बता दिया गया कि द्विध्रुव बल जो होते हैं इनकी जो वैद्युत चालकता होती है वो कम होती है, गलनांक जो होता है ये भी कम होता है। नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन बंधित अणु। हाइड्रोजन बंधित अणुओं में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, आकर्षण बल जो होता है, ये हाइड्रोजन बंध आकर्षण बल पाया जाता है। और इनके एग्जाम्पल होंगे जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड और H2O, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इनकी भी वैद्युत चालकता कम होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। इसके बाद में अब हम आगे चलते हैं। इसमें एक नया इसका टाइप है जिसको हम आयनिक ठोस कहते हैं। तो आयनिक ठोस के बारे में अभी बात करते हैं। तो आयनिक ठोसों के जो प्रकार है, आयनिक ठोस में सबसे पहले बताया गया है कि जो आयनिक ठोस होते हैं इनको बनाने वाले जो अवयवी कण होते हैं वो आयन होते हैं, और इन आयन में एक तो धन आयन होता है और दूसरा ऋण आयन होता है, जिसको हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन ये भी कह सकते हैं। और इनके अणुओं के बीच में, आयनों के बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल होता है, प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, जो हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बोला गया। अच्छा, इसके बाद में इसके जो एग्जाम्पल होंगे NaCl होगा और KCl होगा, K2SO4। अब हम ये कैसे जान पाएंगे कि ये वाला आयनिक ठोस है या आणविक ठोस है? देखिए, तो इसको अगर हम देखें तो NaCl जैसे है तो ये किस प्रकार से डिसोसिएट होता है, Na+Cl-। इसका मतलब ये आयनिक है, मीन्स धनायन से और ऋणायन से मिलकर बना हुआ है। या इसी में हम K2SO4 की बात करें तो K2SO4 में ये किस प्रकार से ब्रेक करेगा, 2K+ और प्लस SO4 डबल माइनस है, इसका मतलब ये आयनिक ठोस है। अच्छा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए इनका जो गलनांक जो होता है, मीन्स मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, उच्च होता है। इसके अलावा इनकी वैद्युत चालकता की अगर हम बात करें, वैद्युत चालकता बहुत अधिक होती है, बहुत उच्च होती है। लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखेंगे कि ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में कैसे होते हैं, विद्युत के कुचालक। ये बात ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि ठोस अवस्था में इनके आयन फ्री नहीं होते हैं, मीन्स स्वतंत्र नहीं होंगे, और जब तक स्वतंत्र नहीं होते हैं तब तक इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम इसके गलित अवस्था की बात करें, गलित अवस्था की बात करें या इसमें विलयन अवस्था की बात करें, विलयन अवस्था, तो विलयन अवस्था या गलित अवस्था की बात जब भी की जाएगी तो ये कैसे होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। मीन्स यहाँ पे लिखा जाएगा विद्युत सुचालक, मीन्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। स्पेसिफिक ये प्रॉपर्टी है इसकी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जितने भी आयनिक ठोस होते हैं ये विद्युत धारा के सुचालक होते हैं। हम लोगों को खूब एकदम बहुत अच्छे से लर्न है कि जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं विद्युत धारा के सुचालक होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखें कि अगर सॉलिड स्टेट की बात की जाए कि ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक जो होते हैं विद्युत के कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं। और क्यों कुचालक होते हैं? क्योंकि इसमें आयन जो होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं। और क्यों फ्री नहीं होते हैं? क्योंकि इनके आयनों के बीच में एक प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। ये भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, ये फ्री नहीं होते हैं। और जब फ्री नहीं होंगे तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से अगर हम विलयन अवस्था की बात करें तो विलयन अवस्था में क्या होगा, ये पोटेशियम आयन अलग होगा, मतलब धनायन अलग हो जाएगा और ऋणायन अलग हो जाएगा, फ्री हो जाएंगे। और फ्री हो जाएंगे तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा। अब उसके बाद में आता है कि गलनांक, जो अभी हमने बताया गलनांक बहुत उच्च होता है। क्यों होता है?
तो गलनांक इसलिए उच्च होता है क्योंकि इनमें प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। और प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल इसका अगर कार्य करता है तो इसका मतलब इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। तो अब हम इसके बाद में आप लोगों को क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार के थर्ड पॉइंट पर चलते हैं, और इस थर्ड पॉइंट में आता है सहसंयोजी ठोस। इसी को हम कोवेलेंट सॉलिड भी कहते हैं। इसके अलावा इसको कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड भी कहा जाता है, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। इस प्रकार से भी इसको बोल दिया जाता है कि कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं। तो सहसंयोजी ठोस को बनाने वाले जो अवयवी कण होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, ये होते हैं आधात परमाणु, जिसको हम लोग नॉन मेटल भी बोल सकते हैं कि नॉन मेटल होते हैं। इसके अलावा इनमें लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, ये वान डर वाल्स आकर्षण बल कार्य करता है। जैसे एग्जाम्पल में आ जाएगा ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट में क्या होता है कि 6 मेंबर्ड लेयर होती है और एक दूसरे के ऊपर ये अटैक्टेड रहते हैं, किसके द्वारा? वान डर वाल्स बलों के द्वारा। उसके बाद में डायमंड आएगा और सिलिकॉन कार्बाइड आ जाएगा, क्वार्ट्ज आ जाएगा। ये सभी आपके सहसंयोजी ठोस के प्रकार में आएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जैसे ग्रेफाइट जो होता है, वैद्युत चालकता इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में इसमें बताया गया जो ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, मीन्स कंडक्टर होता है। क्या होता है? कंडक्टर। अच्छा, कंडक्टर क्यों होता है, उसका मेन रीजन क्या बताया गया? हो सकता है आप लोगों ने हाई स्कूल में या क्लास 11th में पढ़ा हो। इसमें ये बताया गया जो कार्बन जो होता है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है। कितना होता है? 6। और अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें 2,4, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, इन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉनों में से 3 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। और ये कोवेलेंट बॉन्ड जो बनाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन उसमें फ्री रहता है। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन, जैसे सपोज दैट ये कार्बन है और इस प्रकार से ये 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लेते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है। अब जब दूसरा कार्बन एटम आता है तो इसमें क्या होता है? इसमें फिर से वही कंडीशन कि 3 इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्ड बना लिए और बचा कितना? एक इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आपके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। कौन से? फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब इन 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों में से 3 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये वाले, ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या बना रहे हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, सहसंयोजी बंध बना रहे हैं। लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉन जो शेष रहता है, ये इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होता है, फ्री होता है। इसी प्रकार से प्रत्येक कार्बन परमाणु जो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है। और ये जो एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ये फ्री होते हैं और पूरी रिंग में रोटेट करते रहते हैं। इसीलिए क्या होता है, जो ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, कंडक्टर होता है। लेकिन अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड में क्या होता है? डायमंड में ये बताया गया कि कार्बन के जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी बॉन्ड बना लेते हैं। मतलब 1, 2, 3 और 4। कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री नहीं होता है। और जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा तो क्या होगा? उसमें विद्युत धारा को प्रोवाइड करने वाला कुछ भी नहीं हो सकता है। मीन्स कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, क्योंकि विद्युत धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रोवाइड होती है या मुक्त आयनों के द्वारा। तो आयन इसमें है नहीं, और जब आयन नहीं है तो इलेक्ट्रॉनों की धारा प्रवाह होगा। और जब इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो ग्रेफाइट होता है ये विद्युत का सुचालक होता है, जबकि जो डायमंड होता है ये विद्युत का कुचालक होता है। मीन्स इसको हम कहते हैं इंसुलेटर। क्या कहते हैं? इंसुलेटर। ये इंसुलेटर हो जाएगा, इंसुलेटर। कौन? डायमंड। इसी प्रकार से और भी एग्जांपल है, जैसे सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड को हम कार्बोरेंडम भी कहते हैं। इसके अलावा क्वार्ट्ज आता है। अब इसके हम गलनांक की बात करते हैं तो जो ग्रेफाइट का जो गलनांक होता है उच्च होता है, हाई होता है। और इसके अलावा जो कार्बन, ये डायमंड की बात करें, ये दोनों कार्बन के ही अपर रूप होते हैं, चाहे हम ग्रेफाइट की बात करें या डायमंड की बात करें, और दोनों क्रिस्टलीय अपर रूप। इसमें ये बताया गया कि जो डायमंड जो है
डायमंड जो नेटवर्क सॉलिड बनाता है, नेटवर्क होता है, एक बहुत बड़ी जेगेंट मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, क्वथनांक गलनांक जो होता है वो बहुत उच्च होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। इसके बाद में नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, एक और इसी में रह गया है आपका सहसंयोजी ठोस के बाद में। अब आपका आएगा तो क्रिस्टलीय ठोसों के नेक्स्ट प्रकार में हम चलते हैं, जिसको हम कहते हैं धात्विक ठोस। तो धात्विक ठोस को मेटालिक सॉलिड के नाम से भी जाना जाता है, और मेटालिक सॉलिड में जो अवयवी कण होते हैं वो अवयवी कण आपके कर्नेल्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कर्नेल्स को पॉजिटिव आयंस बोला जाता है। इसमें कर्नेल्स है क्या, कैसे हम जानेंगे कर्नेल्स क्या हैं और इलेक्ट्रॉन्स कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो इसमें हम एग्जांपल बताते हैं। जैसे सपोज दैट हम बात करें सोडियम की, और सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 11 होता है, और जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 होगा, और इसके बाद में 2s2 होगा, इसके बाद में 2p6 होगा, और इसके बाद में क्या होगा 3s1। तो इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, इस इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है? कोर इलेक्ट्रॉन। हो सकता है ना अभी समझ में आ रहा हो, कोर इलेक्ट्रॉन बोला जाता है किसको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। किसको बोला जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। मतलब अगर सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो सोडियम आयन बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहेंगे? कोर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कर्नल्स। क्या बोलेंगे? कर्नल्स। ये कर्नल्स होगा। तो अब ये बताया गया कि जो आकर्षण बल इसमें किस प्रकार का कार्य करता है, इसको हम कहते हैं मेटालिक फोर्सेस कहते हैं। और मेटालिक फोर्सेस में जो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जितनी भी धातुएं होती हैं, और उन धातुओं में जैसे आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, और धातुओं के बारे में आप लोग जानते हैं बहुत सारी धातुएं हैं। तो उन सभी में जितनी भी धातुएं हैं उनमें धात्विक बंध होता है, और धात्विक बंधों में जो अवयवी कण होते हैं वो कौन से होते हैं? कर्नल्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन होता है। इनकी जो वैद्युत चालकता होती है वो बहुत उच्च होती है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं जितने भी इलेक्ट्रिकल जो संबंधित जो ऑपरेटर्स आते हैं, जैसे अगर फैन अगर मुझे चलाना है तो इसमें क्या है? कॉपर की लीड लगी होती है, कॉपर वायर होता है, कॉपर वायर में ही इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, या एल्युमिनियम वायर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। मीन्स इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो सबसे अधिक होती है, उच्च होती है, और मेल्टिंग पॉइंट भी इनका बहुत ज्यादा होता है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि धात्विक ठोस में ये चीज ध्यान रखनी है। इसमें होता क्या है कि जैसे इलेक्ट्रॉन जो भी होता है वो कर्नल्स के द्वारा बाइंडेड रहता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर ये क्या है? सोडियम आयन है, इधर क्या है? ये सोडियम आयन है, इधर क्या है? ये सोडियम आयन है, और इधर क्या है? ये सोडियम आयन है, और ये इलेक्ट्रॉन से जो होता है ये कर्नल्स के द्वारा बाइंडेड रहता है इस प्रकार से। मीन्स ये जितने भी कर्नल्स होते हैं वो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉनों का एक समुद्र होता है उसमें ये डूबे रहते हैं, और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन पूरे जो लैटिस होता है उसमें रोटेट करता रहता है। इसीलिए इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो सबसे अधिक होती है। तो आज हम सभी लोग ये पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ा हुआ है? सबसे पहले बताया क्रिस्टलाइन सॉलिड के प्रकार, और क्रिस्टलाइन सॉलिड के 4 टाइप बताए हुए हैं। कौन कौन से? एक तो धात्विक, सबसे पहले आणविक ठोस बताया है। दूसरा क्या बताया? दूसरा बताया आयनिक ठोस। और तीसरा क्या बताया? तीसरा बताया सहसंयोजी ठोस। और फोर्थ अभी अभी बात की है धात्विक ठोस। तो एक बार फिर से रिमाइंड करेंगे, लर्न करेंगे। इसमें जो आणविक ठोस है, आणविक ठोसों को बनाने वाले जो अवयवी कण होते हैं, अणु होते हैं, और अणुओं में इनमें कई प्रकार के अणु होते हैं। कौन कौन से अणु होते हैं? इसमें ये बताया हमने, नॉन पोलर अणु मीन्स अध्रुवीय अणु होते हैं, और अध्रुवीय अणुओं मतलब जिनका डायपोल मोमेंट क्या होता है? 0 होता है। नेक्स्ट इसमें हमने बताया ध्रुवीय अणु। ध्रुवीय अणु कौन कौन से होते हैं? जिनके डायपोल मोमेंट का मान 0 नहीं होता है। तीसरा हमने बताया हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसमें जो एग्जांपल भी बताए हुए नॉन पोलर अणु में, जैसे कार्बन टेट्राफ्लोराइड बताया, CCl4 बताया है, ठीक है। इसी प्रकार से आयोडीन बताया हुआ है, इसी प्रकार से P4 बताया हुआ है। तो ये सब आणविक ठोसों में नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में आएंगे, अध्रुवीय अणुओं में। दूसरा क्या बताया था? पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड है, इसकी पोलैरिटी 0 नहीं होती है, मतलब डायपोल मोमेंट का मान 0 नहीं होता है।
नेक्स्ट इसी में हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स बताए हुए हैं। जो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स बताए हुए उसमें हमने क्या बताया, HF है, जैसे H2O है, या इसी प्रकार से इसमें जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की हमने बात की हुई थी, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में ये बताया था जितने भी मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, धात्विक ठोस जो होते हैं, इनकी जो वैद्युत चालकता होती है वो कम होती है, या मोस्टली इंसुलेटर होते हैं, मीन्स वेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और नेक्स्ट गलनांक की बात बताई हुई थी, तो गलनांक जो होता है इनका क्या होता है, कम होता है। इसके बाद में नेक्स्ट दूसरा बताया हुआ आयनिक ठोस। और आयनिक ठोस, जब भी आयनिक की बात की जाए तो हमने बताया हुआ था इनके अवयवी कण क्या होते हैं, आयन होते हैं, और आयनों में क्या होता है, धनायन होते हैं, ऋणायन होते हैं, और इनके बीच में एक प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। और अगर प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है तो इनके जो इसकी जो वैद्युत चालकता होती है, ठोस अवस्था की अगर बात की जाएगी तो अभी हमने बताया था कि ठोस अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, मीन्स बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है ठोस अवस्था में, क्योंकि आयन फ्री नहीं होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट इसमें हमने बताया हुआ था कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट इनका ठोस अवस्था में कैसा होता है, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इनके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके बाद में नेक्स्ट हम चलते हैं, अभी बताया था कि सहसंयोजी ठोस। सहसंयोजी ठोसों में क्या बताया हुआ था, सहसंयोजी ठोस में हमने ये बताया हुआ था कि इसमें वान डेर वाल्स बल कार्य करता है। और अवयवी कण क्या होते हैं, अवयवी कण इसमें होते हैं जो परमाणु हमने बताए हुए थे, ये क्या होते हैं, अणु जो होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, आधात्म्य जो होती हैं, ये अवयवी कण होते हैं, और इनके बीच में वान डेर वाल्स बल कार्य करता है। और इसके बाद में नेक्स्ट इसी में आगे बताया हुआ था कि इसमें किस प्रकार का जो वैद्युत चालकता कैसी होगी और गलनांक कैसा होगा। गलनांक इनका बहुत ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि ये गैंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, बहुत बड़े बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट गलनांक बहुत उच्च होता है। इसके बाद में लास्ट हमने बताया हुआ है धात्विक चालक या धात्विक ठोस। धात्विक ठोसों में बनाने वाले अवयवी कण जो होते हैं, धातु परमाणु होते हैं, मेटल एटम्स होते हैं। और धातु परमाणुओं में क्या होता है, धातु परमाणुओं में केर्नेल्स और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स कार्य करता है, जिसको हम धात्विक बंध भी कहते हैं। और इसमें एग्जाम्पल जितनी भी धातुएं हैं वो सभी आ जाएंगे। और इसके बाद में विद्युत चालकता की बात की हुई थी कि इसमें इलेक्ट्रॉन का अगर प्रभाव होता है तो ये सभी विद्युत के चालक होते हैं, बहुत अच्छे चालक होते हैं। और इसी प्रकार से धातुओं के गलनांक भी बहुत उच्च होते हैं। अब आगे तो चलते हैं फ्रेंड्स, अब आगे नेक्स्ट क्लास पार्ट 3 आएगा, उसमें हम यूनिट सेल की बात करेंगे और कितने टाइप की यूनिट सेल होती हैं और उसके बारे में बताएंगे। उसमें नंबर ऑफ एटम्स कैसे हम फाइंड करते हैं, इसकी बात करेंगे। टेक केयर।